आज हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर के बारे में, जिसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से शेयर को वैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी जिसको अपना कैपिटल राइज करने के लिए शेयर इशू करना होता है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जब ग्रेजुअली आगे बढ़ती है तो उस कंपनी का मार्केट प्राइस क्या है, उस कंपनी का शेयर के मार्केट वैल्यू क्या है, इसको जानने के लिए हमें यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना पड़ता है। तो शेयर का वैल्यूएशन करने के लिए यहाँ पे आपको तीन मेथड दिए, जिसमें आपको दिया नेट असेट मेथड, यील्ड मेथड एंड फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है, मेनली यहाँ पे आपको दो मेथड दी रहती है, जिसमें आपको नेट असेट मेथड और सेकंड जो दिया आपको यील्ड बेसिस मेथड। तीसरा जो वैल्यू दी है आपको, तीसरी जो मेथड दी आपको फेयर वैल्यू मेथड। तो वो जो मेथड है वो आपको नेट असेट मेथड और यील्ड मेथड के बेसिस पे ही सॉल्व करनी होती है। तो देखिए, जैसे हम क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना है। वैल्यूएशन शेयर में इसमें बेसिक फॉर्मूलाज कौन दिए हुए, इसके ऊपर ही हम आज वीडियो बनाने वाले हैं। प्रॉब्लम की वीडियो इसके बाद में बनाएंगे। तो हम आज देखेंगे कि जब हमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना है तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते समय हम कौन से फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिए, जैसे आपको यहाँ पे दिया है नेट असेट बेसिस मेथड। ओके, तो ये आपकी पहली मेथड है। इसको और भी कुछ नाम दिए गए हैं, जिसमें एसेट वैल्यूएशन मेथड, एसेट बेकिंग मेथड, उसके बाद में दिया आपको ब्रेकअप वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और कैपिटल वैल्यूएशन मेथड। ऐसे अलग अलग यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं नेट असेट बेसिस मेथड के लिए। ठीक है, तो अगर आप इस मेथड से नेट वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते हो तो सबसे पहले उसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसे आपको बोला है फॉर्मूला के अंदर कि नेट असेट मेथड। क्या दिया आपको यहाँ पे, नेट असेट मेथड। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नेट असेट फाइंड आउट करना जरूरी होता है। तो नेट असेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो जिसमें देखिए आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिया है असेट एट द मार्केट वैल्यू। असेट एट द मार्केट वैल्यू, जैसे आपको बुक में दिया रहेगा वो रहेगा आपकी बुक वैल्यू, लेकिन आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, मार्केट वैल्यू। तो आपको बुक में एडजस्टमेंट में दिया रह सकता है कि उसकी मार्केट वैल्यू कौन सी, जैसे कि समझ लो बुक में आपको एक असेट की वैल्यू दी है 10 लाख रुपए, लेकिन मार्केट वैल्यू उसके दी है 11 लाख रुपए। तो आपको वहाँ पे 11 लाख रुपए लेना है, ना कि 10 लाख रुपए। या फिर हो सकता है कि एक आधे से प्लांट वगैरह उसकी वैल्यू आपको दी है 5 लाख रुपए, लेकिन आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू दी है, मार्केट वैल्यू दी है 4 लाख रुपए। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन वगैरह वहाँ पे माइनस किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर 4 लाख रुपए लेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या लेना है, असेट एट द मार्केट वैल्यू। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट, क्या लिखा है आपको, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट या फिक्टिशियस असेट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फिक्टिशियस असेट नहीं लेनी है। और फिक्टिशियस असेट कौन सी असेट होती है, जिसमें आपको आएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, उसके बाद में जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और अनमोनेटाइज्ड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ऐसे कुछ जो एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे कुछ जो आइटम्स होते हैं, उसके बाद में जैसे कि अंडरराइटर कमीशन, ये सारे जो आइटम दिए गए रहते हैं आपको, ये होते हैं आपके फिक्टिशियस असेट के। क्या होते हैं आपके फिक्टिशियस असेट के। तो ऐसे आइटम आपको यहाँ पे नहीं लेने हैं। ठीक है, तो फिर ये हो गया अपना असेट एट द मार्केट वैल्यू एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स। देन हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे एक्सटर्नल और आउटसाइडर लायबिलिटी। यहां से माइनस करना आपको एक्सटर्नल और आउटसाइडर लायबिलिटी। अब एक्सटर्नल क्या होते हैं, जो लायबिलिटीज आपको आपके बिजनेस के बाहर देनी है। ठीक है, मतलब आउटसाइडर को देनी है, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये क्या है आउटसाइडर, बैंक ऑर्डर हो गया, ये क्या हो गया आपका आउटसाइडर लायबिलिटी। तो ऐसी लायबिलिटीज को आपको यहाँ पे लेना है, जो भी आउटसाइडर है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, ऐसी लायबिलिटी को आपको यहाँ पे लेना है। तो फिर असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेट असेट। ठीक है, उसके बाद में देखिए, जैसे ये जो नेट असेट आपको मिली है, तो कैसा कोई कंपनी क्या करती है, शेयर इक्विटी शेयर भी इशू करती है, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर भी इशू करती है। तो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोथ आर ओनर ऑफ द कंपनी, क्योंकि शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। दैट मींस अगर दोनों के दोनों शेयर होल्डर्स आपको एक ही कंपनी में दिए गए हैं, दैट मींस ये जो नेट एसेट है, ये नेट एसेट आपका पूरे नेट एसेट इक्विटी शेयर होल्डर के लिए भी है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए भी दी गई है। सो फिर क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से नेट एसेट में से अगर प्रेफरेंस शेयर दिए होंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर लेंगे। ठीक है, और साथ ही में प्रेफरेंस शेयर के ऊपर अगर आपको डिविडेंड देना है या फिर कुछ सालों का डिविडेंड अरियर्स होगा, तो सारे डिविडेंड आपको क्या करना है, यहाँ पे पे करना है। इसलिए डिविडेंड पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर मींस यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस
प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड यहाँ पे हम लिख लेंगे, और इसकी जो टोटल आएंगे वो टोटल हमें नेट एसेट से माइनस कर देंगे। ठीक है, नेट एसेट से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो फिर यहाँ पे माइनस करने के बाद जो आपको असेट्स जो भी बैलेंस आएगा, ये बैलेंस कौन सा है आपका, तो नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि देखिए टोटल नेट एसेट में से हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जो भी लायबिलिटीज है उसको निकाल लिया है, बचा कौन पे, इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये सारे के सारे फिर असेट किसके रहेंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर की। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है फॉर्मूला दिया है नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ शेयर, तो आपको अगर वैल्यूएशन करना है, शेयर की वैल्यू निकालना है, तो उसमें फॉर्मूला कौन सा रहेगा, तो नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ शेयर, जिसमें फॉर्मूला दिया आपको नेट एसेट अवेलेबल टू शेयर्स, नेट एसेट अवेलेबल टू शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अभी यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे शेयर्स लिखा है, यहाँ पे सिर्फ शेयर्स लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे अगर सपोज आपको पूछा जाता है कि प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, अगर आपको पूछा जाए इक्विटी शेयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शेयर की जगह यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर लिख लेंगे, इक्विटी शेयर बोला तो सिर्फ इक्विटी शेयर लिख लेंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कौन सा लेना है, प्रेफरेंस बोला तो प्रेफरेंस के नंबर ऑफ शेयर लेना है, मतलब क्वांटिटी, मतलब क्या होती है क्वांटिटी। और अगर आपको बोला जाता है यहाँ पे कि इक्विटी शेयर की क्वांटिटी लेना है, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर की क्वांटिटी ले लेंगे हम। तब आपको प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रेफरेंस शेयर की जो वैल्यू है यहाँ पे असेट्स है कितना है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और उसका डिविडेंड, दोनों की जो टोटल आएंगे वो टोटल हम यहाँ पे लिख लेंगे, नेट एसेट उसके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर आपको यहाँ पे इक्विटी शेयर के लिए बोला है, तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे सीधा सीधा इक्विटी शेयर का जो टोटल वैल्यूएशन आया है वो ले लेंगे, और वहाँ पे इक्विटी शेयर से डिवाइड कर लेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है, तो ये जो फॉर्मूला आपको यूज करना है यहाँ पे नेट एसेट मेथड के लिए, वैल्यूएशन ऑफ शेयर के लिए, ठीक है ना। तो इस मेथड के हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ शेयर कर सकते हो, ये होगी आपकी पहली मेथड। सेकंड जो मेथड आपको यहाँ पे दी गई है यील्ड बेसिस मेथड और मार्केट वैल्यू मेथड, यील्ड बेसिस मेथड और मार्केट वैल्यू मेथड। तो यील्ड बेसिस, यील्ड मतलब रिटर्न, ठीक है, इसमें आपको तीन मेथड दी गई है, जिसमें आपको दिया है वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ द डिविडेंड डिक्लेयर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर, मतलब यहाँ पे क्या दिया है आपको, जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना है उसका बेसिस क्या लेना है, तो डिविडेंड डिक्लेयर, मतलब आपने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया उसका बेसिस। उसमें आपको और एक मेथड दी है जिसमें आपको दिया है कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी मतलब आप कितना अर्निंग कर रहे हो उसके कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना है। और थर्ड जो दिया आपको यहाँ पे कैपिटलाइज मेथड, कैपिटलाइज मेथड के हिसाब से आपको क्या करना है यहाँ पे, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले यील्ड बेसिस मेथड, उसमें पहला दिया वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ अ डिविडेंड डिक्लेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यील्ड वैल्यू ऑफ अ शेयर, इसका फार्मूला क्या दिया है, यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर का फार्मूला क्या है, yield value of share is equal to rate of dividend divided by normal rate of return into paid up value of a per share। यहाँ पे दिया आपको per share, यहाँ पे खासकर आपको ध्यान देना है कि आपको पेड अप कैपिटल बोला है, यहाँ पे पर शेयर वैल्यू बोली है। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब कौन से रेट से डिविडेंड इशू करते हो, उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आपको रिटर्न कौन से रेट से मिलता है, उसके बाद में पेड अप वैल्यू पर शेयर, एक शेयर की पेड अप वैल्यू कितनी है, मतलब कि समझ लो 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए शेयर को हमने क्या किया है यहाँ पे 75 रुपीस में सोल्ड किया है, और 75 रुपीस हमको पेड अप किया, मतलब मिल भी चुके हैं, उसका पेड अप वैल्यू रहेगा 75 रुपीस। ओके, जो हो गया आपका पेड अप वैल्यू पर शेयर। देन अभी कैसा होता है कि आपको प्रॉब्लम में कभी रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दिया रहेगा या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया रहेगा, तो इसको भी हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला जो दिया गया है, देखिए फॉर्मूला क्या दिया आपको यहाँ पे, तो रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। तो क्या होता है कि हम जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड ओके डिवाइडेड बाय पेड अप शेयर कैपिटल। तो पेड अप शेयर कैपिटल, जितना शेयर कैपिटल पेड अप होता है उसी के ऊपर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए यहाँ पे अपॉन करेंगे पेड अप शेयर कैपिटल एंड इनटू करेंगे 100 से, इनटू करेंगे 100 ओके। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर आपको निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर के ऊपर आप कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो,
मार्केट वैल्यू ऑफ अ पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ अ पर शेयर, शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है, ठीक है। मतलब 100 रुपए का शेयर आपने बेचा था, आपने अच्छा बिजनेस किया, आपकी गुडविल अच्छी है मार्केट में, तो आपके शेयर की वैल्यू समझ लो 100 का 200 हो गया है, तो मार्केट की वैल्यू कितनी है आपकी 200 रुपए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे उसकी मार्केट वैल्यू लिखना पड़ेगा एंड इनटू 100, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला क्या के लिए, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के लिए। तो ये जो दो फॉर्मूले अगर आप निकालते हो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे एड वैल्यू ऑफ शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी निकाल सकते हो। मतलब अगर दिया नहीं है तो आपको फॉर्मूला यूज करना है, और नॉर्मली आपको प्रॉब्लम में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहता है। उसके बाद जो दिया आपको सेकंड मेथड, इसमें सेकंड मेथड क्या है, वैल्यूएशन ऑफ अ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। मतलब आपका बिजनेस कितना पैसा कमा रहा है, आपका बिजनेस कितना पैसा कमा रहा है उसके बेसिस पे आपको ये प्रॉब्लम ये मेथड दी है, जिसमें आपको दिया है अर्निंग वैल्यू ऑफ अ शेयर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ पर शेयर। यहाँ पे भी दिया आपको पेड अप वैल्यू ऑफ पर शेयर, मतलब एक शेयर की पेड अप वैल्यू क्या लेंगे वो आपको यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने निकालते हैं यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड, उसी तरीके से आपको यहाँ पे निकालना है रेट ऑफ अर्निंग, ठीक है। तो उसी तरीके से आप क्या निकालेंगे रेट ऑफ अर्निंग। तो देखिए रेट ऑफ अर्निंग कभी-कभी आपको प्रॉब्लम में नहीं दिए रहेंगे, यहाँ पे दी नहीं रहती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया है रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट ऑन, आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि आपने अपने बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया है, अपने बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया है। तो जो कैपिटल है उसको भी आप निकाल सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए प्रॉफिट अर्न। तो प्रॉफिट अर्न में इसकी एक डेफिनेशन है प्रॉफिट अर्न की। तो प्रॉफिट क्या है इसमें देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पेड करने का बाद में जो प्रॉफिट बचेगा वो माइनस इंटरेस्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म लोन एंड अ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो मतलब जो भी आपके पास प्रॉफिट आएगा आफ्टर टैक्स उसमें से आपको यहाँ पे क्या करना है इंटरेस्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म लोन एंड अ प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, जो बचेगा वो रहेगा आपका प्रॉफिट अर्न जो आपको यहाँ पे लेना है। देन यहाँ पे दिया आपको कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला दिया एसेट माइनस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो इस तरीके से यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है, प्रॉफिट अर्न निकल जाता है, उसके बेसिस पे आपको ये फॉर्मूला क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका अर्निंग कैपेसिटी मेथड है। आपको यहाँ पे दिया अर्निंग वैल्यू ऑफ शेयर्स, यदि आपको अर्निंग वैल्यू ऑफ शेयर इस मेथड से अगर आप यहाँ पे नहीं निकाल पा रहे हो, अगर आपको यहाँ से नहीं निकालना है इस मेथड से वैल्यूएशन ऑफ शेयर नहीं करना तो आप इसकी जगह पे दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जिसका आपका फॉर्मूला यहाँ पे दिया है रेट ऑफ अर्निंग इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल है डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर जो पेड अप हुआ है, जितना पैसा आपको मिला है, ठीक है ना, वो पेड अप शेयर कैपिटल आपको यहाँ पे लेना है, रेशियो करना है आपको 100। मतलब एक इतना फॉर्मूला यूज ना करते हुए आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है जिसमें आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर हो जाएगा। उसके बाद में दिया आपको नंबर सी कैपिटलाइज मेथड। क्या दिया है, कैपिटलाइज मेथड, इसको भांडवलीकरण पद्धति बोला जाता है। तो जिसमें देखिए क्या करना है आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर्मूला क्या दिया है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट। मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, उसकी कौन सी वैल्यू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मतलब क्वांटिटी पूछी गई है आपको, नंबर ऑफ मतलब क्या होता है यहाँ पे क्वांटिटी पूछी गई है आपको यहाँ पे। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे आपको मेंटेनेबल प्रॉफिट बोला गया है, तो मेंटेनेबल प्रॉफिट आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको एफएमपी यूज करना है। एफएमपी या तो आपको कैसा है कि डायरेक्ट यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया रहेगा तो नेट प्रॉफिट बेसिस पे हम निकाल लेंगे, नहीं तो आपको क्या कुछ पिछले कुछ साल का आपको प्रॉफिट दिया रहेगा उसके बेसिस पे आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट जो निकालते हैं वो आपका एफएमपी होता है, तो एवरेज प्रॉफिट जो रहेगा वो रहेगा आपका एफएमपी। तो उसके हिसाब से देखिए अगर एफएमपी अगर निकालना है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट, देन यहां से आप माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, ऐसे माइनस करेंगे आप प्रेफरेंस डिविडेंड एंड फिर से माइनस करेंगे यहाँ पे ट्रांसफर टू रिजर्व एज रिक्वायर्ड एज अंडर लॉ। मतलब लॉ के हिसाब से जो भी आप रिजर्व में ट्रांसफर करना है 20% 25% आपको प्रॉब्लम में दिया है इनका, तो उतना आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एफएमपी। ये जो एफएमपी आपको यूज करना है फॉर्मूला में। देन यहाँ पे आपको बोला है ठीक है कैपिटलाइज वैल्यू, क्या बोला है कैपिटलाइज वैल्यू।
तो कैपिटलाइज वैल्यू जो है तो हम क्या करेंगे, जो एफएमपी हमने निकाला है उसके बेसिस पे हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ अ मेंटेनेबल प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला दिया आपको, वैल्यू निकालना है परसेंट, तो कितना है एफएमपी डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100, क्या दिया है एफएमपी डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू 100। देन आपके यहाँ पे दिया है नंबर 3 में क्या है कि देखिए यहाँ पे फेयर वैल्यू मेथड, मतलब यहाँ पे आपने जो भी निकाला है ऐसे वैल्यूएशन ऑफ शेयर किया है तो उसके बेसिस पे देखिए कि नेट एसेट मेथड और यील्ड वैल्यू मेथड, इसके बेसिस पे आपको तीसरा फॉर्मूला लगाना है जिसका नाम है फेयर वैल्यू मेथड। तो फेयर वैल्यू मेथड के अंदर में देखिए फेयर वैल्यू कैसी रहेगी, तो नेट एसेट वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइड बाय 2। इस मेथड से आप यहाँ पे एकदम इजीली फेयर वैल्यू निकाल सकते हो। इसको उचितम कीमत बोला जाता है कि मतलब एक्चुअल एकदम सही कीमत क्या रहेगी, वैल्यू क्या रहेगी शेयर्स की। तो यहाँ पे नेट एसेट मेथड से और यील्ड वैल्यू मेथड से जो आपने वैल्यू निकाली है उसको आपको इस फॉर्मूले में लगा, तो आप यहाँ पे फेयर वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस मेथड से आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इसलिए आप सब ने ये जो फॉर्मूले आपको यहाँ पे दिए गए हैं इसको आप नोट कर लीजिए, मतलब जिस टाइम तक मैं अगला प्रॉब्लम आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एक फॉर्मूले आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसके बाद में आप इसको लिख भी सकते हो।